अस्सलामुअलैकुम। आफाक परों की नए प्रोग्राम तक आपके सामने हूँ। मौजू सिर्फ कश्मीर है और आखिर में 2-2.5 मिनट कह लें कि अपना का एक क्रूज हुआ था, एक जश्न पार्टी जिसे कहते हैं ना, कि एक ऐसी प्रॉस्पेरट कम्युनिटी है, एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ हर तरफ दूध की शहद की नहरें बह रही हैं और रावी चैन लिख ही नहीं रहा, गा भी रहा है, बजा भी रहा है और पूरी कौम मस्त कहना चाहिए झूम रही है। एक ऐसे माहौल में कि कश्मीर में करबला मची हुई है। एक जरिया कहता है 17 लोग मारे जा चुके हैं और जख्मियों की कोई तादाद नहीं है, मगर जो मोतबर तरीन मेरा जरिया है जिस पर मैं एतबार कर सकता हूँ वो 12 बताते हैं। मैं आपको ऐसे 2 वीडियो भी दिखाऊंगा। एक वीडियो में सिर्फ ऑडियो है, मगर है वो वीडियो के बाकी सब तारीख है, वो सुनने से ताल्लुक़ रखता है। और एक वीडियो वायरल हुआ है, बहुत ने आपने देखा होगा, मगर हालात का अंदाज़ा होगा कि वो कश्मीर जहाँ एक साथ लॉन्ग मार्च भी था, खूनरेज़ी हो रही थी, तो एक तरफ इंतखाबात हो रहे थे, जरदारी और नवाज शरीफ, मरीम नवाज, बिलावल, ये तमाम हालात से, माहौल से और ग्राउंड रियलिटी से दूर बैठे अपने वोट गिन रहे थे और दुआएं मांग रहे थे कि इक़्तिदार उनकी झोली में डाला जाए। मगर फाइनली जीता वही ब्रिगेडियर फाइक अयूब, जिसने पंजाब में पीटीआई के घरों में घुस के चादर, चार दीवारी से लेकर इज्जत आबरू सब पर हाथ डाले थे। मैं आपको ये भी आज बताऊंगा कि ये रियासत कर क्या रही है और क्यों कर रही है, इसके पीछे फिलॉसफिकल थॉट क्या है। देखें, 3 हिस्सों में आपने सुना होगा कि इंतखाबात का ऐलान किया कि पहले में डिस्ट्रिक्ट जिला डिवीज़न कहना चाहिए मीरपुर, जिसमें कोटली और भंबर और मीरपुर शामिल है। 13 सीटें हैं और उनमें जो अभी तक रिजल्ट आए थे कि 2 सीटों पर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग जीत चुकी हैं और पीपल्स पार्टी 4 पर आगे है और मुस्लिम लीग 5 पर आगे है और तहरीक इस्तेहकाम 1 वोट। अभी 2 मरहले बाकी हैं, पूंछ में और रावलाकोट और मुजफ्फराबाद जिसे कहते हैं, उस पूरे इलाके में। रावलाकोट में तो ये क्या इलेक्शन करवाएंगे, वहाँ तो कहते हैं घर घर जनाजे हैं कि आप अभी ऑडियो सुनेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पहले 50 मारे जा चुके हैं और अब 12 या 17 कुछ भी, और ज़ख्मी बेतहाशा हैं, बेतहाशा जो मुझे बताया गया है मेरे मोतबर तरीन ज़राए ने, उनमें से भी यकीनन लोग अपनी जान की बाजी हारेंगे। दुख की बात यह है कि ये नवाज शरीफ, ये आसिफ जरदारी, ये बिलावल भुट्टो, मैं मरियम को तो काउंट भी नहीं करता, उसका विजन बेचारी का बाप से शुरू की, अब्बा अब्बा और अब्बा पे ख़त्म हो जाती है। बिलावल के बारे में मेरी हमेशा राय रही है, राय वही है, मगर एक तब्दीली ये आई है कि ये इंसान दोस्त लोग नहीं है। कितना भी विजन हो, इन्होंने पढ़ा लिखा भी अगर किसी ने है तो अपने मकासद के लिए पढ़ा लिखा है, वो इंसानियत की खिदमत के लिए और वो इंसानी तरक्की के लिए, अपने लोगों की मोहब्बत के लिए, उनकी खुशहाली तरक्की के लिए, अमन व अमान के लिए, दुनिया में वक़ार के लिए नहीं पढ़ा कि हमें मिल जाए। मैं कहता हूँ ना, अक्सर कहता हूँ, जो मुझे रोज़ सुनते हैं उन्हें मालूम है कि हम में से सब सिर्फ मौका चाहते हैं और सब हम जालिम हैं। वरना कैसे मुमकिन है कि इतनी तादेर सदियों का अंधेरा हो। हिंदुस्तान में भी देख लें कि कहते हैं कि जो काकरोच पार्टी के, जो जनता काकरोच पार्टी है सिंबॉलिक नौजवानों की, कुछ 950 लोग गिरफ्तार हैं, उसमें 650 जो है ना सिर्फ मुसलमान हैं। मजहब के नाम पर और हर जो भी तफरीक इस्तेमाल हो सकती है मेरे इक़्तिदार को कायम रखने के लिए, मुझे रवा है और मुझे जायज़ है।
کہ میں اسے استعمال کروں. تو یہ جو زرداری اور نواز شریف ہیں اور یہ بلاول ہیں پہلی بار ننگے ہو گئے مکمل طور پہ کہ ہر طرف گولی چل رہی ہے, لوگ ہاہاکار مچائے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں, چیخیں مار رہے ہیں اور لاشیں اٹھا رہے ہیں, مگر انہیں اقتدار چاہیے, وہ اپنا حصہ وصول کرنے میں لگے ہوئے ہیں. میں پہلے آپ کو ایک ویڈیو سناتا ہوں, اس میں نے جو مخاطب جس کو کیا جا رہا ہے اس کا نام میں نے جان بوجھ کے کاٹا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی مشکل میں آئے, میری وجہ سے آئے, مجھ پہ اعتبار کر کے, اور انہیں پتہ ہے کہ میں یہ آڈیو استعمال کروں گا, مگر میں ان کا نام نہیں جانے دوں گا یقیناً, تو میں نے ان کا نام حذف کر دیا ہے. پہلے یہ ویڈیو سنیے, پھر میں آپ کو دوسرا ویڈیو دکھاؤں گا, اس سے اندازہ لگائیے گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ چاہتے کیا ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں. ابھی آپ کو میں نے ایک نغمہ بھیجا ہے, ظلم بھی رہے اور امن بھی ہو, وہ نور جہاں کا نغمہ ہے, آپ نے بھی بہت سنا ہوگا. تو ہم آپ بھی کوشش کرتے رہے ہیں, ہم نے بھی کوشش کی کہ بات چیت یہ سارا مذاکرات سے کو معاملات حل ہو جائیں, لیکن نہیں ہو سکا. اور فائنل اس دورائے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ بچے ان لوگوں نے, جذباتی لوگ ہیں, آپ کو پتا ہے کل ان لوگوں نے جانا ہے, آگے بڑھنا ہے. قافلے پورے کشمیر سے اکٹھے ہو رہے ہیں, اور ادھر اسٹیٹ ہے کہ اسٹیٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو روکنا ہے. ریزن یہ ہے, آپ کو کال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فیصل راٹھور صاحب سے آپ یہ گزارش کریں, کوئی اگر ان سے رابطہ ہوتا ہے تو رابطہ کریں کہ یار یہ اپنے بچے, میری اپنی بہنیں وہاں پہ, بھائی یہ ان کے بچے, پورا کشمیر اپنے بچے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کشمیر کے اندر لوگ کٹھن کر کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس سے آس امید ہوتی ہے کہ اچھا بھائی بچہ بڑا ہو گیا تو ہمارے کام آئے گا. تو فیصل راٹھور صاحب سے بات کریں کہ آپ وزیر اعظم ہو کشمیر کے, یہاں آپ باپ کی حیثیت رکھتے ہو, تو اگر بچہ کوئی غلطی کرے, کوئی نئی بات سنتا تو اس کو گولی نہیں مارتے, اس کو سمجھاتے ہیں بیٹھ کے. فیصل راٹھور صاحب آج پورے کشمیر میں جتنے کمشنرز ہیں ان کو آرڈیننس جاری کرے کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے, گولی نہیں مار رہی ان کو. پرامن اگر وہ نہتے لوگ ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, غریب لوگ ہیں, وہ اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ حق کیا, اگر آپ نہیں سمجھتے ہو بات کرو ان سے, مارو نہیں ان کو, یہ غلط بات ہے, یہ ظلم ہے. کال کرو کسی طریقے سے, یہ کل بہت بڑا ظلم ہو جائے گا, مجھے ڈر لگتا ہے. اپنے لوگ ہیں سارے, اپنے بچے. فیصل راٹھور صاحب کو بولو کہ ابھی آرڈیننس جاری کریں رات کو کہ بھئی گولی نہیں مار رہی ہے بچوں کو, کسی کو بھی گولی نہیں مار رہی ہے. پہلے بھی ہمارے 40-50 لوگ شہادتیں ہو چکی ہیں, لوگ گم ہیں, ڈیڈ باڈیز نہیں ملی ہے لوگوں کو. تو یہ ظلم. فیصل راٹھور صاحب کو بولے کہ آپ باپ کی حیثیت رکھتے ہو, وزیر اعظم ہو کشمیر کے, یار کچھ کرو, اس ظلم کو روکو یار, میسج پہنچا دینا ان کو یار. ہو گیا. اللہ حافظ. کیا اگر آپ اور کوئی بھی اگر تھوڑا سا بھی حساس ہے, سینسٹیوٹی ہے, انسانیت ہے, اور کوئی خوف ہے اللہ تعالیٰ کا, یا اپنے شعور کا, اپنے وزڈم کا, اپنی ایجوکیشن کا کہیں کوئی ادراک ہے, اس سے کچھ سیکھا ہے, تو یہ آواز, یہ لہجہ, یہ ادائیگی سینہ پھاڑ دینے کے لیے کم ہے. کتنی تکلیف ہے, کتنا درد ہے, اور کیا ترلے اور منتیں ہیں کہ جنہیں یہ بھیجا گیا. وہ فیصل راٹھور کے رشتہ دار ہیں جو وزیر اعظم پاکستان ہیں اس وقت. آپ نے سنا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ 50 لوگ پہلے مارے جا چکے ہیں, اور یہ کل آیا ہے, واقعات آج ہوئے ہیں, کہ سب کو اندازہ تھا وہاں کیا ہونے جا رہا ہے, اور آج انہوں نے وہی کیا کہ سارے راستے بند کر دیے, نیٹ بند کر دیا, ٹیلی فون بند کر دیا, اور گھیر کے مارا. کہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ راولہ کوٹ اب تو داخل ہو گئے ہیں شہر میں کرفیو کے باوجود. یہ جہاں دھرنا دیا ہوا تھا پہلے سے, مختلف علاقوں سے جلوس نکل کر آئے ہیں,
कोई 3 किलोमीटर दूर थे ये धरने, और ये जो लॉन्ग मार्च का शेप देकर रावला कोट में आज पहुंचे हैं। पूरे रास्ते पूरे दिन लड़ाई हुई है और डायरेक्ट फायर किया गया है, हैवी वेपन के साथ गोली चलाई गई है, और मार्टर गन भी लोग कहते हैं, और गनशिप हेलीकॉप्टर जो होता है उससे मिलता जुलता है, जो गाड़ी के ऊपर गनशिप लगा होता है वो इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मुझे अब ये जो आर्मी वेपन के बारे में कोई बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, जो मुझे जितना बताया मैं आपको उस तरह से बता रहा हूँ, और बहुत ही संजीदा किस्म के लोगों ने बताया है, जो बाकायदा बयान करते हुए रो रहे थे, और वो बार बार कहते हैं आफाक भाई इन्होंने मुल्क तोड़ने का फैसला कर लिया है, ये अपनी अना, अपनी खुदी और अपनी बालादस्ती साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर कहने वालों ने तो ये तक कहा कि ये जो ग्रेटर पंजाब का पैलेस है, ये जो नवाज शरीफ खामोश है और इनकी हिमायत कर रहा है, और जरदारी भी चाहता है ये मुल्क टूट जाए ताकि जान छुट जाए, तो इनकी खामोशी इस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये चाहते हैं कि जुल्म बढ़े ताकि अवाम में अवेयरनेस आए और ये ख़त्म हो सारा खेल। ये जो 78 साल से खूनो जंग व जदल कायम है इस खित्ते में, एक खौफ का माहौल है, और सिक्योरिटी के नाम पर आज़ादियाँ दिखाते आज़ादी हैं मगर हर तरफ से सींच करके रखा हुआ है। वो कौन सा जुल्म है जो इस माशरे में नहीं हुआ? वो कौन सा जुर्म है जो इस माशरे में नहीं हुआ? वो कौन सी ज्यादती है जो इस माशरे में नहीं हुई? तो बहरहाल जब मैंने सारा देख लिया तो मेरे पास एक वीडियो पहले से मौजूद था। जब ये वीडियो मैंने सुन लिया ऑडियो, कि लोगों को कितना एहसास था आम आदमी को कि गुफ्तगू सुने कि ये सब बेचारे गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, और बच्चा अगर किसी ज़िद पर आ जाए तो उसे गोली थोड़ी मारते हैं, साथ बैठते हैं, उससे बात करते हैं, उससे समझाते हैं, उससे स्वाप करते हैं, लोर दो करते हैं। और जवान बच्चा है, जो जवान बच्चों के बाप हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि बच्चों से कैसे डील किया जाता है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो आज का वीडियो है, जिसका इजहार इस ऑडियो में किया गया है कि खुदा के लिए रोको वरना बहुत कुछ हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाता हूँ। ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब नहीं दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पढ़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार रहे हैं ये जालिम हमें मार रहे हैं। देखा आपने? आप तय कर सकते हैं कि जो ऑडियो थी उसमें शोर ज़्यादा है, सिस्कियाँ ज़्यादा हैं, कराहें ज़्यादा हैं, और कमज़ोरी ज़्यादा है, कसमा पुरसी, गुर्बत का एहसास और बेबसी, महरूमी इस आवाज़ में ज़्यादा है, या जो ऑडियो में टल्ले डाल रहा था, जो एक दिन पहले बता रहा है कि खुदारा रोको रोको वरना बहुत बड़ी खूनरेज़ी हो जाएगी, लोग मारे जाएंगे। वो खदशा, वो अंदेशा, वो खौफ सामने आ गया। सुन लिया आपने कि वो किस तरह से बयान कर रहा है। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस फौज ने एक लम्हे को भी नहीं सोचा, दर्जनों सैकड़ों ऐसे वीडियो मौजूद हैं कि आज इनकी सोसाइटी में हैसियत क्या रह गई है। इनके गाजी चैलेंज हो चुके, इनके शोहरा चैलेंज हो चुके, और सबको नज़र आने लगा कि आपकी शहादतें भी आपके लिए हैं और आपके गाजी भी आप ही के लिए हैं, और ये जो आपने आज़ादी दिखाकर कैद किया हुआ है ये सब फ्रॉड है, धोखा है, झूठ है। इस आहो बका में क्या था, क्या ऐसा है जो किसी एक लम्हे के लिए भी हम उनके साथ खड़े हो सकते हो? एक लम्हे को मानने गलत थे ये। तो ये हाल होता है
کہ آپ انہیں گولی مار دیں، جوانوں کو 25-25 سال کے، 30-30 سال کے، بوڑھے ماں باپ کو لاوارث کر دیں، نوجوان لڑکیوں کو بیوہ کر دیں، بہنوں کو اکلوتے بھائیوں سے محروم کر دیں. باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے. کلبھوشن سنگھ کو تو آپ زندہ رکھتے ہیں، اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، مگر آپ اپنے لوگوں کو سیدھی گولیاں مارتے ہیں. بتانے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو گن شپ ہیلی کاپٹر میں جو گنیں لگی ہوتی ہیں وہ گاڑیوں میں لگی ہوئی تھیں اور ایسے سیدھی گولیاں چلائی ہیں جیسے میدان جنگ میں چلتی ہیں. زخمیوں کی تو کوئی تعداد ہی کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ کتنی ہوں گی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ آدمی جو آڈیو بھیج رہا ہے اسے اندازہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، مگر اس ریاست کو سب سے زیادہ ہوگا نا. وہ حیوان ہے بریگیڈیئر فائق ایوب، جسے پنجاب سے بھیجا گیا، لاہور سے، جس نے پی ٹی آئی کا کوئی گھر نہیں چھوڑا، کوئی چادر چار دیواری نہیں چھوڑی، وہاں پر بھی لاشیں لوگوں کو نہیں دیں، وہاں پر بھی لوگوں سے لکھوایا. جن صاحب نے مجھے یہ آڈیو بھیجی تھی ان کا میں خود گیا پچھلے وزٹ میں، جب ہنگامے ہوئے تو ایک لاش تھی سی ایم ایچ راولا کوٹ میں، تو ہم نے کہا کہ وہ لاش دے دیں، تو ان کا لکھ کے دے دیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے. وہ لاش نہیں لی لوگوں نے. یہ لوگوں کو، مرنے والوں کو جنہیں انہوں نے خود مارا ہے انہیں دہشت گرد ثابت کرتے ہیں. ان سے کوئی محبت کرے گا جو اس ویڈیو میں انہیں یہودیوں کی اولاد کہہ رہا ہے؟ غازہ کا رونا روتے ہیں ہم نیتن یاہو کی مرمت کرتے ہیں. وہاں سے تو پھر بھی فوٹیج آ جاتی تھیں، یہاں سے بھی آئی ہیں اکا دکا، جن میں 5 لاشیں دکھائی جا رہی ہیں، مگر 7 مین کے ٹرولر بھی لگے ہوئے ہیں. وہ جو الیکشن ہوا ہے نا، تو میں بات تو اسی سیکوینس پہ رکھ کے بتا رہا ہوں، ہٹ نہیں رہا ہوں موضوع سے. وہ کہہ رہے تھے کہ 20% ووٹنگ نہیں ہوئی ہے، زبردستی ڈبے بھرے گئے ہیں. اور میرپور جہاں بظاہر حالات مکمل درست بتائے جاتے ہیں اور جہاں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے لوگ بھی رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں نا، اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا ایک خاص تعداد، مگر وہاں پر بھی لوگ نہیں نکلے. جو ووٹ کا نمبر دکھا رہے ہیں نا کہ زیادہ جیتنے والے کے 30,000 ووٹ ہیں، جو ایوریج میں نے نکالا ہے 33 سیٹوں پر 38 لاکھ ووٹ ہیں میرے خیال میں، تو 1,02,000 یا 5,000 ووٹ بنتے ہیں. تو ٹوٹل ووٹ جو یہ دکھا رہے ہیں وہ کوئی 50-52 ہزار کے قریب ووٹ دکھا رہے ہیں، 50% کے آس پاس. مگر وہاں سے متعدد لوگوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ 20-15% سے زیادہ ووٹ نہیں پڑا. جو ڈائی ہارڈ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، جو انہوں نے پیسہ خرچ کر کے، جو پھر آئی نے جو بریگیڈیئر فائق ایوب ہے اس نے پورے اپنے زور لگا کر 20-15% سے زیادہ ووٹ نہیں ڈلوا سکے. پھر جنہوں نے مجھے یہ آڈیو بھیجی، میں نے ان سے سوال کیا. میں نے کہا آپ کے خیال میں، جب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، بھارت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور مودی کا تو گول ہے، وہ یہ کہتا رہا ہے 2024 کے الیکشن سے پہلے کہ اگلی بار ہم وہ کر کے دکھائیں گے جو 1000 سال کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا. اور تجزیہ نگاروں کو کہنا یہ ہے کہ وہ جو جسے پاکستان اکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں وہ لینے کے ڈر پر ہیں، کہ پہلے تو وہ 370 اور 35A اپلفٹ کر کے وہ تو یونین ٹیریٹوری، اپنی یونین ٹیریٹوری کا حصہ بنا چکے ہیں. اب انہیں یہ چاہیے، اور انہیں سیاسی طور پر آگے بڑھنے کے لیے جو اس وقت ان کے حالات ہیں اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اور ان کے لیے آسانی بھی پیدا ہو گئی ہے. یہ پورا خطہ تو فرجائل کر دیا یہ آزاد کشمیر کا. اور ان کی جو کیپیسٹی ہے ایئر فورس کے حوالے سے میں بات نہیں کرتا، رافیل گرائے یہ کیا، زمین پر جو سچویشن کی وہاں کی سچویشن کو سمجھتے ہیں، گراؤنڈ ریلیٹیوز کو، انہیں پتہ ہے سسٹین نہیں کر پائیں گے. اور پھر آبادی بھی آپ کی مخالف ہو چکی ہو، تو آپ
आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं आबादी के क्या जज्बात हैं। मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करें, मैं एक लफ्ज भी नहीं कहने जा रहा आगे, क्योंकि बहुत से लोग गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देंगे। अपने तौर पे सर्वे करवा लें, जायज़ा ले लें, कश्मीर में अपने जानने वालों से बात कर लें, अब जानने वालों की जानने वालों से बात कर लें तनाई में, तो आपको सब पता चल जाएगा। तो मैंने, जिन्होंने मुझे ऑडियो भेजी, मैंने उनसे सवाल किया कि आपके ख्याल में ये क्यों कर रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है कि ये मुल्क तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा फाक भाई बहुत सारे सवाल आते हैं। अब ये नवाज शरीफ जो वोटिंग का हिस्सा बना हुआ है, जरदारी, नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब का नारा लगाता रहा है, जरदारी कहता रहा है, आप ही जैसे लोग बताते हैं। मैंने बताई ये बात कि जरदारी जब न्यूयॉर्क में रहते थे वो कहते थे बाबा पाकिस्तान बाल्टिक स्टेट की तर्ज पे टूटेगा, जैसे सेंट्रल एशिया में रशिया टूटा ना। तो सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि जान छुड़ाओ किसी सूरत से, और ये जब गलती करें तो उन गलतियों को बड़ा करो, खामोश रह के अपना हिस्सा खामोश रह के डालते हैं, इसलिए वो वोट का हिस्सा बने हैं और इनको हवा दे रहे हैं, इनको आगे बढ़ा रहे हैं कि तुम जुल्म बढ़ाओ ताकि जो मकासद हैं वो पूरे हों, तुमसे जान छूटे किसी सूरत से। तो मैंने कहा यू थिंक सो कि वो नहीं समझते इन बातों को। उनका देखा भाई, एक तो बड़ी सादी सी फिलॉसफी है कि अगर आज आज़ाद कश्मीर के लोगों की वो बात मान लें, सरेंडर कर दें, जैसे अब कहा जा रहा है ना कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए, नाकाम हो गया और पसपा हो गया। हालांकि देखा जाए ईमानदारी से सिर्फ मीडिया की ज़बान होती है, ये भी हमारे खित्ते के मीडिया के, हम जिसमें मैं भी शामिल हूँ, ये शिकस्त नहीं होती है, ना घुटने टेक देना होता है, ये लोगों की आवाज़ पे कान धरना होता है। देर सवेर एक अलग बहस है, मगर अमन कायम करने के लिए, खूनरेजी से बचने के लिए, अपने लोगों के से दूर होने से महफूज रहने के लिए उनकी बात मानना पड़ती है कि जमहूरियत तो वोट से है ना। और अगर वोटर आपका ये कह रहा है कि हम ये चाहते हैं और वो बड़ी अक्सरियत में बाहर आ जाता है, तो आपको मान लेना ही बेहतर होता है आपके लिए। ये कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, जायदाद नहीं है, ये किंगडम नहीं है। आप सदियों पहले आपके जद्द अमजद ने इसको ज़मीन को फतह हासिल करके कहीं से आपके हवाले, उनके हवाले नहीं किया था कि वो कहें कि नहीं जनाब ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम जो चाहें करें। डेमोक्रेसी में तो यही है ना कि भाई जो लोगों की विल होगी आपको उनके साथ रहना है, उनकी बात माननी है। ये ज़रूरी नहीं है कि वोट लेने के कामयाब होने के बाद, असेंबली में जाने के बाद आप जो चाहें करें। आपने जिन बुनियादों पर, जिस एजेंडे पर वोट लिया है वही करेंगे ना, उससे हट के करेंगे तो लोग बाहर आएंगे। अगर आप अपने वादे को बिट्रे करेंगे तो लोगों ने बाहर आना ही आना है। तो ये नेपाल में देख चुके हैं, श्रीलंका में देख चुके हैं, ये बांग्लादेश में देख चुके हैं, अब इंडिया में देख के और डर गए कि 78 साल की जो हेगमनी है इनकी, जो इनकी बालादस्ती है और जो इनका कंट्रोल है, अगर कश्मीरियों के मुतालबात मान लिए और इनके सामने सरेंडर हो गए तो पंजाब बराबर में है। KPK में ऑलरेडी शोरिश है, वहाँ मौजूद हुकूमत भी मुखालिफ है। अच्छा ये ध्यान में रखें कि तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन का बाइकाट किया, कहीं वजूद नजर नहीं आया, कोने में बैठी हुई है, दूर से देख रही है। मेरे नज़दीक ये भी गलत था। जैसे पाकिस्तान के इलेक्शन में हिस्सा लिया था बगैर बल्ले के, बल्ला तो वहां से भी छीन लिया गया, फिर भी लेना चाहिए था। जगह खाली नहीं करते हैं कि जब यूरोप में चर्च से आज़ादी ली जा रही थी और लीलन वगैरह, मार्क्स वगैरह सब मौजूद थे, तो एक मौके पर जो मुझे याद पड़ता है स्पेन में, या मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, रोम में कहीं पर, जो बुर्जुआ हैं वो सरमाएदार असेंबली में आ गए थे। तो जो वहाँ की मुकामी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसने बाइकाट का ऐलान करने की कोशिश की कि हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मार्क्स ने कहा कि नहीं, हम बैठेंगे और हमें खुशी है कि ये आए, असेंबली में इनसे डायलॉग करेंगे।
वहां बैठकर इनको शक्ल देंगे। तो अब इनको डर यह है कि अगर यहां पर सरेंडर हो गए, जो 78 साल से सीज किया हुआ है, हेजमनी कायम है, तो ये पंजाब बराबर में जुड़ा हुआ है, केपी के में तो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, और तहरीक इंसाफ तो मजे ले रही है, वो वाकयात को बड़ा कर रही है, खामोशी से सामने तो नहीं आ रही मगर सोशल मीडिया पे काम दिखा रही है। तो मारो इनको, बालादस्ती नहीं टूटनी चाहिए। हमारी ताकत का जो खौफ है वो कम नहीं होना चाहिए किसी सूरत से, वरना सब कुछ हाथ पे निकल जाएगा। बलूचिस्तान में भी फिर बड़े पैमाने पर जो 30% इलाका इनके पास रह गया वो भी छीन लिया जाएगा, और फिर बैरकों में लोग घुस जाएंगे उस खौफ में। अच्छा, जब आदमी कमजोर होने लगता है ना, मैं हमेशा कहता हूं, खासकर अपने बच्चों से कहा करता हूं कि देखो, जब मैं चीखता हूं ना तो मैं अपनी शिकस्त का ऐलान करता हूं, जब मैं हाथ उठाता हूं तो बदतरीन शिकस्त का हाथ उठा। अव्वल तो मैंने आज तक हाथ नहीं उठाया, मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का। मैं उन माँ बाप का बेटा हूं जिन्होंने मुझे दिन में 3 दफ़ा मारा होगा कम अज़ कम। मेरी बड़ी बहन भी मुझे मार लेती थी कि घर का माहौल, कि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, और बड़ा भाई तो बाप से ज़्यादा सख्ती किया करते थे। मगर मेरी लर्निंग वहाँ से ही आई कि जब आप बच्चे पर हाथ उठाते हैं तो आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि नो मोर डायलॉग, अब ताकत का मुजाहरा होगा। तो ये रियासत हमेशा ताकत का मुजाहरा करती रही, ये डायलॉग पे बिलीव ही नहीं करती। अच्छा, लेकिन जमहूरियत तो कभी रही नहीं ना, ये तो फ्रॉड है इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिन्होंने डिज़ाइन किया ये मुल्क, उनको दिखाने के लिए, वरना उनके अवाम इमदाद नहीं लेने देंगे, वहाँ से कोई लोन नहीं मिलेगा, ये वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारा कुछ, ये सब कुछ फारिग हो जाएगा। ठीक है ना, कि अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि कोई कह रहा था किसी जगह गुफ्तगू में कि जो तलबा टंडी में है उनको तो लानत भेजो, वो तो ज़माना हो गया, बंद हो गई। कहने के उनको तो ओपन करना, उनको दोबारा वापस आना तो बड़ी दूर की बात है। जो ट्रेड यूनियन बज़ाहिर मौजूद हैं उन्हें भी काम नहीं करने देते अपनी मर्जी के बगैर, तो जमहूरियत तो कभी थी ही नहीं। तो इन्हें खौफ ये हो गया है कि अगर कश्मीरियों की बात मान ली और इनके मुतालबात के आगे सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो तो सियासतदान भी नहीं है, वो तो कोई दुकानदार है, कोई ऑटो शॉप वाला है, और कोई वकील है, कोई किसी सरकारी वजह से रिटायर हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं मगर आम लोग हैं। तो इसलिए ये मार रहे हैं कि मारो जितना मार सकते हो, मगर हमारी हेजमनी नहीं टूटनी चाहिए, हमारा जो सीज है वो खतरे में ना पड़ जाए, जो कंट्रोल है वो कायम रहना चाहिए, इसलिए ये मार रहे हैं। मगर मैंने जैसे पहले कहा कि जब आदमी कमज़ोर पड़ने लगता है या कोई मुल्क, कोई माशरा, तो वो तशद्दुद पर उतर आता है। आप अपने माशरे में देखें, हर तरफ इस पर तशद्दुद ही तशद्दुद है, और रियासत ने ये तशद्दुद ईजाद किया है और वो आखिरी तशद्दुद पर उतरी हुई है। मगर मुझे यकीन है कि ये हारेंगे। जैसे नसीरुद्दीन शाह ने कहा था ना, सब याद रहेगा, सब याद रहेगा, भूल नहीं पाएंगे। और हम इतनी दूर बैठ कर अगर याद रख सकते हैं, जिनके घरों से लाशें उठी हैं, जिनके बच्चे मारे गए, जिनकी लाशें भी देने को तैयार नहीं हैं, उनके इंतकाम की, उनकी नफरत की, उनके इश्ताल के बारे में गौर कीजिएगा, सोचिएगा। इस मौजू पे इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता। बस मैं ये आखिर में इस हवाले से इतना और कहूँगा कि जरदारी को, बिलावल को, नवाज शरीफ को शर्म आनी चाहिए। काश इन्हें थोड़ी शर्म आए। खैर, नवाज शरीफ को तो शर्म वैसे ही नहीं आएगी कि जो आदमी 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा हो, जो स्टेट्समैन कहलाने के लिए कोशिशें करता हो, पैसे लगाता हो, खर्च करता हो, और जो 40 साल से इक़्तिदार में हो, इलेक्शन हार गया तो ग्रेस ये कहता था कि वो खुद उठ के कहता कि हाँ मैं हार गया, मगर वो जाली वोट से जीता। और एक छोटी सी वर्कर से जो डेडिकेशन और पैशन की बुनियाद पर दुनिया में जानी जाती है, और कैंसर की मरीज और जेल में है, जिसके नज़रियात से मैं ज़रा भी इत्तफाक नहीं करता, मगर यास्मीन राशिद, आई रियली सल्यूट यू। उस यास्मीन राशिद से दूसरी बार हारा था, और इस बार तो मुकम्मल हारा था कि खबरें तक नशर हो गई थी।
मगर इख्तिदार का लालच, हवस कि अपने ख़ानदान में देकर जाना चाहते हैं। 77-78 साल उम्र हो चुकी है, मगर वहशत इख्तिदार है कि ख़त्म नहीं होती। बहरहाल अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, हल्का फुल्का, ताकि मेरा दिल भी हल्का हो और आपका भी हल्का हो, और आपको अंदाज़ा हो कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्हें कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं रोज़ बताता हूँ, जानबूझ के बताता हूँ। आपने नाम तो सुना होगा ना कि अपना अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स एसोसिएशन, 5000 मेंबर है इसके, सेंटर अपना जिसे कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका तो अब नहीं कहना चाहिए, कनाडा तो इनकी साजिशों और इनकी बालादस्ती, मुझे सबकी हमारी फितरत नहीं, फौज कोई बाहर से तो आई नहीं है, हम सब के मौका मिलना चाहिए। तो कनाडा के लोग कम थे डॉक्टर, उन पे ये प्रिवेल करते थे, वो 12 अलग हो गए। खैर, इनके कोई 45-46 चैप्टर है अमेरिका में, हर चैप्टर इंडिपेंडेंट है, उसके भी इलेक्शन होते हैं या आपस में जोड़ तोड़ सलाह जो इसके साथ बाहर एक रिजीम हर साल आ जाता है। तो इनके अपने एक तो सालाना कन्वेंशन होता है, फिर एक वो समर मीटिंग होती है, स्प्रिंग मीटिंग होती है, और फिर एक फॉल मीटिंग होती है, हल्ला ही गुल्ला रहता है ना। और फिर इनके चैप्टर्स के ना सालाना कन्वेंशन होते हैं, अब सालाना मीटिंग होती हैं, खाना वही डिनर फलाना, और फिर इनके टूर होते हैं, ये दुनिया में जा रहे हैं, क्रूज पे जा रहे हैं। तो कल न्यूयॉर्क चैप्टर जो है क्रूज पे गया था, 4 घंटे का ही मैनहट्टन के अराउंड में जो है बोट बड़ी लेके घूमते हैं। उसमें ये कुछ 100-125 टोटल लोग थे। उसमें डॉक्टर कितने थे ये तो मैं नहीं कह सकता, बहुत सारे मेरे जानने वाले डॉक्टर तो नहीं थे जो मेरी मालूमात हैं, मगर बहुत से थे यकीनन। कोई 120 लोग बताए जाते हैं ख़वातीन को मिलाकर, उनमें ख़वातीन में भी काफ़ी डॉक्टर्स थी, मगर जो मुझे याद पड़ता है कल 1-2 डॉक्टर्स, तो कल मैं एक रेस्टोरेंट पे बैठा था जहाँ पे यंग बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो हमारे कोई दोस्त सिगरेट पीने हुए ऐसे बाहर बैठ जाते हैं, तो 1-2 डॉक्टर ख़वातीन तो वहाँ आई थी जो मेरे और मेरे दोस्त की जानने वाली थी। तो मतलब सारे लोग नहीं गए थे बाहर न्यूयॉर्क से भी, और जा भी नहीं सकते। तो वहाँ डीजे भी था, खाना शाना तो होता ही होता है, 4 घंटे का टूर था। तो यहाँ एक डॉक्टर, खातून डॉक्टर हैं, उनके शौहर हैं सलमान शेख, वो लुंगी डांस में अक्सर जिक्र करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, और दराजी उम्र अता करे उन्हें, उनकी अल्लाह ताला आमीन सुमा आमीन। वो नाचते हैं तो डांस करते हैं तो पुराने ज़माने की अदाकारा फिरदौस, नूर, साइमा, वो कहते हैं ना कि हम नाचती थी तो पानी निकल आता था खेत से, तो हुजूर भी ऐसे ही नाचते हैं और वहशियाना अंदाज में नाचते हैं, और पूरी न्यूयॉर्क में मशहूर हैं कि वो जहाँ मौजूद हों, फिर वो पूरे प्रोटोकॉल से आते हैं, पगड़ी छगड़ी लगा के, लुंगी छुंगी पहन के, लाचा पूरा खुद से उससे चढ़ा के। वो अमेरिका में एडजस्ट नहीं हो सके अभी तक, उनकी ख्वाहिश ये है कि वो लुंगी में ही रहें, और जहाँ मौका लगता है वो लुंगी बांध लेते हैं और खुद से पहन लेते हैं कुल्गी लगा के। फिर एक नए और डांसर उभरे हैं, डॉक्टर मल्ली, हमारे अच्छे शनासा हैं, सुना कल उन्होंने भी मुकाबले पे, वो तो बोट थी और बोट में तो पानी नीचे से निकलना कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, तो खूब मुकाबला हुआ। फिर हमारे एक कराची के हैं डॉक्टर रिजवान नईम, मरंजा मरन, मोस्ट एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड और ग्रेसफुल और सोबरनेस की आखिरी हदें, मतलब बात करें तो आप झूम उठें कि क्या नज़ाकत है, मगर मर्दाना वजाहत के साथ पूरी, और एक ठहरा हुआ लहजा। मुझे जब किसी ने बताया कि उन्होंने बड़ा, वो भी बड़ा नाचे, तो मेरे ज़हन में आया कि ये लुंगी धोती में ये पजामा, ये कैसे नाच सकता है। अच्छा, फिर बहुत सच्ची बात ये कि हम उर्दू स्पीकिंग हैं, बड़े कंजर्वेटिव हैं पाकिस्तान में। ये मज़हब का जो जुनून है ये हम हिंदुस्तान से साथ लेकर आए थे, वो मौलाना मौदूदी इसरार से लेकर लाइन लगा के देख लीजिए, ये बीज बोया ही हमने। उर्दू स्पीकिंग के घरों में 99% घरों में, अब मुझे नहीं पता, डांस वांस नहीं होता शादियों में, तो ऐसा ही लगता है मैयत वैयत हो गई। पंजाबी कल्चर बड़ा प्रोग्रेसिव कल्चर है, बड़ा क्या नाम है कहना चाहिए, डेप्थ है उसमें और सारा कुछ।
आम पंजाबी मर्द आराम से नाच लेते हैं. हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं कि अगर हम बयान करें तो कोई यकीन ही नहीं आएगा. तो बारह डॉक्टर रिजवान नईम के बारे में बताया गया कि वो नाचे, वो बड़ा नाचे. तो मुझे यकीन नहीं आया, मगर मुझे बड़े यकीन से बताया गया कि वो बड़ी देर नाचे. मैंने कहा वो इतनी देर नाच ही नहीं सकते. फिर मैंने एक सहाफ़ी को फ़ोन किया जो वहाँ मौजूद थे. तो मैंने कहा कि ये सही है कि डॉक्टर रिजवान नईम भी बहुत नाचे? वो नहीं अफाक भाई, वो तो 2 मिनट भी नहीं रुके होंगे, उन्हें ज़बरदस्ती खींचा गया. तो वो कर्टसी में थोड़ा सा एक शरीफ आदमी जिस तरह से हल्के से खुश करने के लिए और कंप्रोमाइजिंग स्टाइल में कि सामने वाला जो लेकर आया वो बुरा ना मान जाए, उसे नाराज़गी का एहसास ना होने दिया जाए. तो 1-1.5 मिनट तो मैंने लंबी गहरी सांस ली कि मेरा दिल तो मानता ही नहीं था कि डॉक्टर रिजवान नईम कैसे हो सकता है. तो मैंने सुर्खी में तो जानबूझ के लोगों को मुतवज्जे करने के लिए किया है. मैं डॉक्टर रिजवान नईम से सॉरी करता हूँ कि मैंने मज़े लेने के लिए किया. मुझे पूरा यकीन था कि आप नहीं नाच सकते. और ये तहरीब और तमद्दुन के भी खिलाफ है हमारे यहाँ कम से कम. हाँ, मैं ये नहीं कहता कि कोई हराम है, कोई नाजायज़ है, मगर पता नहीं क्यों कि जिस तरह का लुंगी डांस होता है वो मैं मर्द की, मेरी राय में भी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, और मैं अपनी राय का इजहार करने से कभी नहीं चूकता कि मुझे वो मर्द की शान के खिलाफ लगता है कम से कम. अब एक कल्चर है, वहाँ ये सब जायज़ है और उसे अच्छा समझा जाता है. हमारी शायद तरबियत नहीं हुई. हमें जैसे लोग सूअर का गोश्त खाते हैं ना, और बहुत ही मज़े ले लेके खाते हैं, हमारे जानने वाले हैं, वो कहते हैं इससे बेहतरीन गोश्त ही नहीं है. मगर हम कोई ऐसे अच्छे मुसलमान नहीं है मगर सूअर के गोश्त के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते. तो एक तरबियत की वजह से कह सकते हैं कि मुझे मर्द घबराहट होती है. हाँ, कोई स्लो डांस कहीं पर हो रहा है 5-10 मिनट किसी डिनर के बाद तो यकीनन, मगर जहाँ ज़मीन से पानी निकालना शर्त अव्वल हो वो कम से कम मेरे लिए तो. एनीवे, आज के लिए इजाज़त दीजिए. दुआ कीजिएगा कि ये जो हमारे यहाँ लोग डांस कर रहे हैं, क्रूज़ पे जा रहे हैं, इन्हें अपने लोगों के बारे में भी कुछ थोड़ी फिक्र हो कि अगर कोई बाशऊर माशरा होता, कुछ समझदार, 5000 की तंजीम और बज़ाहिर बड़े ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन, कांग्रेस में और सेनेट में इनकी बड़ी लॉबी, लंबे बड़े बड़े दावे, मगर जब अपने लोग मर रहे थे, जब उनकी लाशें मोर्चरीज में पड़ी थीं और उनकी बेवाएं, उनकी बहनें, उनकी माएँ आहो बका कर रही थीं, तो ये बोट्स पर खड़े, लांचों पे, जहाज़ों पर नाच रहे थे. आज के लिए इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी. अल्लाह हाफ़िज़.